विक्रम की बात ने सुमित के अंदर एक खलबली सी पैदा कर दी थी। उसके दिल में जितना भी दर्द था उसे बाहर निकालते हुए वो बोला, वाह पापा, एक पल के लिए मुझे सच में लगा था कि आपको मुझ पर भरोसा है, जिसे आज तक कभी आपने शो नहीं किया, पर आपने मुझे चंद सेकंड्स की गलतफहमी के सुकून में भी नहीं रहने दिया। सुमित की बात सुनकर विक्रम को तकलीफ हुई, पर तभी सुमित ने आगे कहा, इस घर में मेरी जगह क्या है इसका मुझे अंदाजा तो पहले से था, पर आज मुझे ये कंफर्म भी हो गया। विक्रम सुमित को समझाते हुए बोला, तुम मुझे गलत समझ रहे हो सुमित, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। सुमित विक्रम की बात बीच में ही काटते हुए बोला, मेरी फिक्र कर रहे थे, यही ना? मुझे आपकी फिक्र की कोई जरूरत नहीं है पापा, क्योंकि जिस फिक्र में मेरा वजूद ही दांव पर लगा हो वैसी फिक्र मुझे नहीं चाहिए। विक्रम ने कुछ बोलना चाहा, पर तभी सुमित बेड से खड़ा होकर सीरियस टोन में बोला, आप मेरे रूम से चले जाइए और प्लीज दोबारा अपनी फिक्र जताने मत आइएगा, मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दीजिए। विक्रम के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और वो चुपचाप वहां से उठकर सुमित के रूम के बाहर निकल गया। सुमित के चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि उस वक्त वो किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल किए हुए था, और गुस्से से ज्यादा उसे अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। अगली सुबह स्कूल की छुट्टी थी। सिर्फ इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स ही अपनी रिहर्सल्स करने स्कूल गए थे, जिनमें से एक आर्या भी थी। रुंझुन उस दिन रायजादा मेंशन में ही थी और अपने रूम में बैठी कुछ असाइनमेंट कर रही थी। तभी उसे घर के बाहर से किसी की बातों की आवाज आती सुनाई दी। जब उसने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखा तो उसे आरव घर के बाहर खड़ा दिखाई दिया, पर आरव वहां अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कोई और भी था। वो एक लड़की थी जो लगभग आरव की ही उम्र की थी, और आरव उससे हंस हंस कर बातें कर रहा था। इंडिया आने के बाद रुंझुन उस लड़की को पहली बार देख रही थी। तभी आरव उस लड़की को लेकर घर के अंदर आ गया। आरव को उस लड़की के साथ देखकर रुंझुन बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गई और अपना असाइनमेंट छोड़कर नीचे लिविंग एरिया की तरफ गई। जब वो सीढ़ियों के पास पहुंची तो उसने नीचे से आरोही की आवाज सुनी, अरे शगुन, कैसी हो? इतने दिन बाद तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। रुंझुन ने सीढ़ियां उतरते हुए नीचे देखा तो आरव के साथ वही लड़की आरोही के सामने खड़ी थी, जिसे उसने थोड़ी देर पहले घर के बाहर देखा था। ऊपर से देखने पर रुंझुन को उस लड़की का चेहरा ठीक से समझ में नहीं आया था, पर अभी उसे उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसका रंग इतना गोरा था मानो जैसे बर्फ। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और बिना लिपस्टिक के भी उसके होंठ गुलाब की तरह लाल थे। वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ आरोही से बोली, एक्चुअली आंटी, मैं समर वेकेशंस पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर मनाली गई थी। वहाँ किसी वजह से मुझे कुछ दिन रुकना पड़ गया, इसलिए कल ही वापस लौटी। आज छुट्टी का दिन है तो मैंने सोचा क्यों ना आरव और आप सबसे मिल लूं। आरोही ने एक स्माइल के साथ कहा, बहुत अच्छा किया तुमने जो यहाँ चली आई। जब से तुम मनाली गई थी तब से आरव का तो मानो यहाँ मन ही नहीं लग रहा था। तभी आरव की नजर सीढ़ियों पर खड़ी रुंझुन पर पड़ी और वो बोला, हे रुंझुन। आरव के मुंह से रुंझुन का नाम सुनकर आरोही ने भी पीछे मुड़कर रुंझुन को देखते हुए कहा, अरे रुंझुन, तुम वहाँ सीढ़ियों पर खड़ी क्या कर रही हो? यहाँ आओ। रुंझुन धीरे से सीढ़ियां उतरकर आरोही के पास आकर खड़ी हो गई। तभी आरोही रुंझुन को उस लड़की से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोली, इससे मिलो, ये शगुन है, हमारी नेबर। और शगुन, ये रुंझुन है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी। कुछ दिन पहले ही यूएस से आई है और इंडिया से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। इसका एडमिशन आरव और आर्या के ही स्कूल में हुआ है। रुंझुन ने शगुन को देखकर एक हल्की सी स्माइल पास की। तभी शगुन एक बड़ी सी स्माइल के साथ रुंझुन से बोली, तो तुम हो रुंझुन? मैं बचपन से तुम्हारे बारे में सुनती आ रही हूँ। मेरा तुमसे मिलने का कितने टाइम से मन था। फाइनली आज हमारी मुलाकात हो ही गई। रुंझुन ने एक स्माइल के साथ शगुन से पूछा, रियली? पर तुमने मेरे बारे में किससे सुना? शगुन ने जवाब दिया, आर्या और आंटी से। शगुन का जवाब सुनकर रुंझुन को थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि उसे लगा था कि शगुन को उसके बारे में आरव ने बताया होगा। पर आरव को देखकर रुंझुन को साफ समझ में आ रहा था कि उसने तो शगुन से शायद कभी रुंझुन का जिक्र भी नहीं किया था। तभी आरोही एक बड़ी सी स्माइल के साथ रुंझुन से बोली, शगुन भले ही दूसरे स्कूल में पढ़ती है, पर ये आरव और आर्या की बहुत अच्छी दोस्त है। शगुन के पेरेंट्स को मनाली से दिल्ली शिफ्ट हुए अभी कुछ ही साल हुए हैं, पर इतने कम समय में वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। तभी आरव बोला, पर इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए मामा। अगर मैं शगुन से पहले नहीं मिलता तो आप और पापा भी अंकल आंटी से नहीं मिल पाते। आरोही हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर तुम दोनों जिस तरह एक दूसरे से मिले थे वो भी अपने आप में एक ब्लंडर था।
आरोही की बात सुनकर आरव भी हंसते हुए बोला, अरे तब मैं बच्चा था मम्मा। वैसे शगुन, याद है ना हमारी पहली मीटिंग? शगुन भी हंसते हुए बोली, कैसे भूल सकती हूँ, आज भी हमारी पहली मीटिंग की निशानी मैं अपने हाथ पर लिए घूम रही हूँ। रुनझुन वहाँ चुपचाप खड़ी सबकी बातें सुन रही थी, पर उसका पूरा फोकस आरव पर था, जो हंस हंस के शगुन से बात किए जा रहा था। तभी आरोही बोली, सारी बातें खड़े खड़े ही कर लोगे? तुम लोग बैठो, मैं तुम सबके लिए कुछ स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स भिजवाती हूँ। आरोही की बात सुनकर शगुन और आरव सोफे पर बैठने के लिए जाने लगे, पर रुनझुन अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी थी। तभी आरोही रुनझुन से बोली, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो रुनझुन बेटा? तुम भी इनके साथ जाकर बैठो। रुनझुन ने एक स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिलाया और आरव और शगुन के साथ सोफे पर जाकर बैठ गई। आरव और शगुन यहाँ वहाँ की बातें किए जा रहे थे और रुनझुन वहाँ बैठी लेफ्ट आउट फील कर रही थी। तभी शगुन ने रुनझुन से पूछा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही रुनझुन? जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से तुम शांत ही हो। रुनझुन ने एक हल्की स्माइल के साथ कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस तुम्हारी और आरव की बातें सुनने में मजा आ रहा है। शगुन ने एक स्माइल के साथ रुनझुन से कहा, अगर तुम हम दोनों के चुप होने का वेट कर रही हो तो तुम टाइम वेस्ट कर रही हो। एक्चुअली मैं और आरव जब बोलना शुरू करते हैं तो हमें चुप कराना मुश्किल है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम खुद से हमसे बात करो, वरना ये आरव बोल बोल कर मेरे कान पका देगा। रुनझुन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो शगुन से क्या बात करे, क्योंकि एक तो वो शगुन से पहली बार मिल रही थी और जनरली रुनझुन पहली मुलाकात में किसी नए शख्स से इतनी बातें नहीं करती थी। दूसरा, रुनझुन का सारा फोकस आरव पर था और वो ये नोटिस कर रही थी कि आरव शगुन से बात करने में इतना मशरूफ था कि उसने एक बार भी रुनझुन की तरफ पलट कर भी नहीं देखा था। लेकिन फिर भी शगुन के बोलने पर रुनझुन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई और उसने शगुन से पूछा, वैसे अभी तुम दोनों तुम्हारी फर्स्ट मीटिंग की बात कर रहे थे, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम दोनों की फर्स्ट मीटिंग कैसे हुई थी? रुनझुन का सवाल सुनकर शगुन हंसते हुए बोली, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। एक्चुअली करीब 5 साल पहले मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ शिफ्ट हुई थी। उस वक्त मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी। एक शाम जब मैं कॉलोनी में साइकिलिंग कर रही थी, तभी एक फुटबॉल आकर सीधा मेरे सिर पर लगा, जिससे मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं साइकिल से गिर गई। रुनझुन गौर से शगुन की बात सुन रही थी कि तभी शगुन ने आगे कहा, थोड़ी देर बाद एक लड़का मेरे पास आकर गुस्से से बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ और तुम अपनी साइकिल के साथ मेरे गोल पोस्ट के सामने आ गई। मैंने रोड के दूसरी तरफ देखा तो वहाँ 2 ईंट लगाकर एक गोल पोस्ट बनाया हुआ था। शगुन की बात सुनकर आरव ने शर्माते हुए अपना सर नीचे कर लिया। शगुन आरव को तिरछी नजर से देखते हुए बोली, उस लड़के ने इतना भी नहीं देखा कि मैं तब भी सड़क पर गिरी हुई थी और मेरे हाथ पर चोट आई थी, जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग भी हो रही थी। पर वो लड़का इतना इनसेंसिटिव निकला कि मेरी हेल्प करने के बजाय खड़ा होकर मुझे सुनाई जा रहा था, यहाँ तक कि उसने मुझे सॉरी भी नहीं बोला। तभी आरव शगुन को चिढ़ाते हुए बोला, शट अप शगुन, मैंने तुम्हें फुटबॉल से जानबूझकर नहीं मारा था और मुझे तुम्हारे हाथ की चोट उस वक्त तक नजर नहीं आई थी। शगुन मुंह बनाते हुए बोली, यू शट अप, तुमने ये तो देखा था कि मैं रो रही थी, उसके बावजूद भी तुम्हारा सारा फोकस अपनी फुटबॉल को गोल पोस्ट में डालने पर था। शगुन और आरव की नोकझोंक को अवॉइड करते हुए रुनझुन ने पूछा, फिर क्या हुआ? शगुन ने कहा, तभी आरव की मॉम वहां आई और उन्होंने मुझे उठने में हेल्प की। साथ ही पूरी बात जानकर उन्होंने आरव की खूब क्लास लगाई। फिर वो मुझे अपने घर लाई, मुझे फर्स्ट एड दिया और साथ ही हॉट चॉकलेट भी पिलाया। फिर आंटी मुझे मेरे घर लेके गई और आरव की तरफ से मेरे मॉम डैड से सॉरी भी कहा। पर फिर भी इस लड़के को शर्म नहीं आई। आज तक मैं और मेरे हाथ पर बना उस चोट का निशान आरव की सॉरी का वेट कर रहे हैं। रुनझुन ने थोड़ा क्यूरियस होते हुए शगुन से पूछा, पर फिर तुम दोनों की फ्रेंडशिप कैसे हुई? तभी आरोही पीछे से आते हुए बोली, दोनों के पेरेंट्स की वजह से। मैं और विक्रम शगुन के पेरेंट्स के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। उसके बाद हम चारों का साथ घूमना, गेट टुगेदर करना शुरू हो गया। शुरू शुरू में तो आरव और शगुन की बातें बिल्कुल भी नहीं होती थी, पर फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए। आरोही भी उनके साथ बैठकर आरव और शगुन की दोस्ती के किस्से बताने लगी, पर रुनझुन को आरव और शगुन को एक साथ देखकर थोड़ी जेलसी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लिए बैठी थी। तभी वहाँ आरोही के घर का स्टाफ एक बड़ी सी ट्रे में कुछ स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स लेकर आया। शगुन और आरव ने सॉफ्ट ड्रिंक्स उठाई कि तभी आरव शगुन से बोला, आज हमारी दोस्ती को 5 साल हो गए हैं, तो ये जाम हमारी दोस्ती और तुम्हारे हाथ में बनी हमारी दोस्ती के निशानी के नाम। आरव की बात सुनकर शगुन और आरोही दोनों हंस पड़े, पर रुनझुन से अब वो सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
वो अपनी जगह से उठते हुए पोलाइटली बोली, आप सब एंजॉय करिए, मुझे अपना असाइनमेंट करने के लिए जाना है। आरोही रुंझुन को रोकते हुए बोली, अरे पर कुछ खाकर जाओ ना बेटा। रुंझुन ने एक स्माइल के साथ झूठ बोलते हुए कहा, मैंने थोड़ी देर पहले ही ब्रेकफास्ट किया था आंटी, इसलिए अभी मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। इतना कहकर रुंझुन उन सबको बाय बोलती हुई वापस से अपने रूम में जाने लगी। उस वक्त उसे अंदर से बहुत भारी सा महसूस हो रहा था, जिसकी एक वजह ये भी थी कि आरव ने उससे एक बार भी वहां रुकने के लिए नहीं बोला था, बल्कि उसका पूरा फोकस शगुन से बात करने में था। पर वहां बैठी आरोही ने रुंझुन की उस फेक स्माइल के पीछे की परेशानी को कहीं न कहीं भांप लिया था, और वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रुंझुन अचानक से इतनी परेशान क्यों हो गई थी। क्या आरोही रुंझुन के दिल की बात जान पाएगी? आखिर शगुन और आरव के बीच सिर्फ दोस्ती ही थी या फिर उससे भी कुछ ज्यादा? क्या सुमित की बढ़ रही गलतफहमी उसे विक्रम से दूर करती जा रही थी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। रुंझुन के इस तरह वहां से जाने पर आरोही को काफी अजीब लगा। वो शगुन और आरव को बात करता छोड़ रुंझुन के पीछे उसके रूम में गई। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि रुंझुन अपने बेड पर बैठी थी और उसके हाथ में एक डायरी थी, जिसके पन्ने पलटकर वो गौर से देखे जा रही थी। आरोही ने पूछा, रुंझुन सब ठीक तो है ना? रुंझुन ने आरोही को अपने रूम में एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे देखते ही रुंझुन ने झट से वो डायरी बंद करते हुए उसे अपने पिलो के नीचे छुपा दी। वो अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए आरोही से बोली, हाँ आंटी सब ठीक है। आरोही रुंझुन के पास आते हुए बोली, तो फिर तुम अचानक यहाँ क्यों चली आई? ना ही तुमने कुछ खाया और ना ही आरव और शगुन के साथ टाइम बिताया। रुंझुन बहाना बनाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है आंटी, एक्चुअली आज मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है, इसलिए मैं बस थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। आरोही ने रुंझुन की फिक्र करते हुए पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? इतना कहते हुए आरोही ने अपना हाथ रुंझुन के सिर पर रखा। जब उसे रुंझुन का माथा ठंडा महसूस हुआ तो वो बोली, तुम्हें बुखार तो नहीं है, पर तुम्हारा माथा इतना ठंडा क्यों है? रुंझुन ने हिचकिचाते हुए आरोही को जवाब दिया, अब मैंने कहा ना आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, बस थोड़ा सा रेस्ट करूंगी तो बेटर महसूस होगा। आरोही ने एक स्माइल के साथ रुंझुन से कहा, ठीक है तुम रेस्ट करो, पर एक बात याद रखना बेटा, अगर तुम्हें अपने दिल की कोई भी बात करनी हो तो तुम मुझसे कर सकती हो। रुंझुन ने एक स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिलाया और आरोही वहां से उठकर बाहर जाने लगी। रुंझुन अपने बेड पर लेट गई और रेस्ट करने लगी, पर दरवाजे पर पहुंचकर आरोही ने एक बार पलटकर रुंझुन के बेड की तरफ देखा। उसकी नजर रुंझुन पे नहीं बल्कि उसके पिलो पर थी, क्योंकि आरोही ने रुंझुन को वो डायरी पिलो के नीचे छुपाते हुए देख लिया था। लेकिन उसके बाद भी आरोही ने रुंझुन से उस डायरी के बारे में कोई सवाल नहीं किया था, क्योंकि वो रुंझुन को ऑकवर्ड महसूस नहीं कराना चाहती थी। पर आरोही के मन में एक सवाल पैदा हो चुका था कि आखिर उस डायरी में ऐसा क्या था जो रुंझुन नहीं चाहती थी कि आरोही को पता चले। ये सोचते हुए आरोही रुंझुन के रूम से बाहर चली गई। रुंझुन बेड पर लेटी तो थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो खुली आंखों से आरव और शगुन को हंस हंस के बात करते इमेजिन कर रही थी। रुंझुन को शगुन से कोई जेलसी नहीं थी, पर कहीं ना कहीं उसे थोड़ी तकलीफ जरूर हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से उसने आरव और शगुन को एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल देखा था, उसे ये डाउट था कि आरव और शगुन के बीच में जरूर कुछ ऐसा था जो दोस्ती से ज्यादा था। दोपहर के वक्त आर्या अपने स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन की रिहर्सल्स कर रही थी। कंपटीशन शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। सिंगिंग, स्किट और ग्रुप डांस की तैयारी लगभग हो ही गई थी, पर आर्या और वीर को अपनी डुएट परफॉर्मेंस तैयार करने के लिए अभी भी काफी वक्त लग रहा था। असल में डांसर दोनों ही अच्छे थे, पर फिर भी न जाने क्यों वीर को आर्या के साथ उस ट्रैक पर परफॉर्म करने में मजा नहीं आ रहा था। बार बार ट्रैक बजता और हर एक स्टेप के बाद वीर ट्रैक बंद करवा देता। आखिर में आर्या वीर से इरिटेट होते हुए बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वीर? उस रात अपने रेस्टोरेंट में तो तुम बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, और तो और ग्रुप में रहकर भी तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, पर जब तुम्हें मेरे साथ डुएट डांस करना होता है तब तुम्हें क्या हो जाता है? तुम्हें नॉर्मल से स्टेप्स याद नहीं रहते? कहीं तुम ये सब जानबूझकर मुझे इरिटेट करने के लिए तो नहीं कर रहे हो? वीर ने आर्या को जवाब दिया, तुम इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हो आर्या कि मैं तुम्हें परेशान करने के लिए गलत स्टेप्स करूं। रही बात स्टेप्स की, तो इस ट्रैक के स्टेप्स कुछ ज्यादा ही सिंपल हैं, और इस रैंडम ट्रैक पर लोग हमेशा से यही स्टेप्स करते आ रहे हैं।
वीर के बोलने के अंदाज से आर्या भड़क उठी। वो चिढ़ते हुए बोली, तो क्या वो सब लोग बेवकूफ हैं जो इतने सालों से इस सॉन्ग पर परफॉर्म करते आ रहे हैं? और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मुझसे थोड़ा तमीज से बात किया करो। मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ इसका आइडिया तुम्हें ना है और ना ही कभी होगा। वीर शांत स्वर में बोला, अगर मेरी बात से तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, पर ये बात सच है कि ये ट्रैक अब काफी पुराना हो चुका है। और उस दिन तुमने ही तो कहा था कि कंपटीशन के फाइनल्स में जजेस हमें कोई भी रैंडम ट्रैक पर परफॉर्म करने को कह सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि वो रैंडम ट्रैक ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वीर के मुंह से सॉरी सुनकर आर्या की ईगो कुछ शांत हुई, पर अभी भी उसे वीर की बात सही नहीं लग रही थी। एक तो वो पहले से ही वीर को पसंद नहीं करती थी, ऊपर से आर्या को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसकी चॉइसेस पे सवाल उठाए। वो वीर को रूखी तरह से जवाब देते हुए बोली, तुम दिल्ली में नए हो, जिस वजह से तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड पता किया है। पिछले 2 सालों से इंटर स्कूल कंपटीशन के फाइनल्स में सभी स्कूल्स के स्टूडेंट्स इसी ट्रैक पर परफॉर्म करते आ रहे हैं। इसलिए आई एम डैम श्योर कि इस बार भी फाइनल्स में जजेस इसी सॉन्ग को चुनेंगे। वीर ने कहा, मानता हूँ कि मैं दिल्ली में नया हूँ, पर दुनिया में कहीं भी चले जाओ लोग एक से होते हैं, और आजकल किसी भी ट्रेंड को बदलने में 1 हफ्ता भी नहीं लगता। इसलिए मुझे लगता है कि हमें पिछले साल तक की चीजों को भूल जाना चाहिए और किसी भी नई चीज के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आर्या को वीर की बात सुनकर बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था। वो चिढ़ते हुए बोली, कौन सी चीज ट्रेंड में है और कौन सी नहीं, उसका इस कंपटीशन से कुछ लेना देना नहीं है। और रही बात इस ट्रैक की, तो अगर तुम्हें मेरे साथ डांस करना है तो इसी ट्रैक पर करना होगा। वीर आर्या को पोलाइटली समझाते हुए बोला, मेरी बात समझने की कोशिश करो आर्या, ये ट्रैक बहुत ही सिंपल है और तुम इस तरह के ट्रैक पर परफॉर्म करना डिजर्व नहीं करते। ये सुनकर आर्या चौंकते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे डांस करना नहीं आता? वीर ने कहा, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो आर्या। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, बल्कि मैं ये कह रहा था कि मैंने तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल देखा है कि तुम मुश्किल से मुश्किल ट्रैक पर भी बेस्ट परफॉर्म कर सकती हो, पर ये ट्रैक तुम्हारे कैलिबर के हिसाब से बहुत ही वीक है। आर्या अपना हाथ उठाकर वीर को चुप कराते हुए बोली, मैं अच्छे से समझ रही हूँ तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तुमने अभी इनडायरेक्ट वे में कहा कि मेरे अंदर इतना भी टैलेंट नहीं है कि मैं इस सिंपल से ट्रैक पर डांस कर सकूं। वीर आर्या को समझाना चाहता था कि वो जो कुछ भी सोच रही थी वो सब उसकी गलतफहमी थी, पर आर्या इतना ज्यादा गुस्से से भर गई थी कि वो उस वक्त वीर की बोली हुई किसी भी बात का भरोसा नहीं करने वाली थी। तभी आर्या गुस्से से वीर से बोली, उस दिन तो तुम बहुत टीम वर्क की बात कर रहे थे, पर मैं समझ चुकी हूँ कि वो सब तुम्हारा अच्छा बने रहने के लिए किया गया दिखावा था, क्योंकि जो इंसान अपने डांस पार्टनर की रिस्पेक्ट ना करता हो वो भला पूरी टीम की रिस्पेक्ट क्या करेगा। वीर से अब आर्या का रूड बिहेवियर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, आर्या अब तुम बात को बढ़ा रही हो, साफ साफ कहो तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? जिस दिन से मैं स्कूल में आया हूँ उस दिन से लेकर अब तक मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत किया है जो तुम मुझे हर बार गलत समझती हो? आर्या वीर की आंखों में भर रही चिढ़न को साफ देख पा रही थी, लेकिन उसे ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि वीर को उस लेवल पर पहुंचाने वाली भी वो खुद ही थी। वो चिढ़ते हुए वीर से बोली, लिसन, मुझे इतना एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरे साथ कंपटीशन के फाइनल्स में परफॉर्म करना है तो इसी ट्रैक पर करना पड़ेगा, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम्हारी जगह किसी और को अपना डांस पार्टनर बना लूंगी। आर्या ने अब वीर की भी ईगो हर्ट कर दी थी। हर बार वो आर्या के एटीट्यूड को बचपना समझकर भूल जाया करता था, पर अब बात उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की आ गई थी, जिसे वो और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकता था। पर फिर भी वो आर्या के साथ बहस करके अपना और ज्यादा टाइम और मूड खराब नहीं करना चाहता था, जिस वजह से उसने आर्या को एक भी जवाब नहीं दिया और तेज चलता हुआ ऑडिटोरियम के बाहर निकल गया। आर्या अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। वो गुस्से से बौखलाई हुई थी और साथ ही वो अपने मन में ये तय कर चुकी थी कि भले ही उसे कंपटीशन से बाहर ही क्यों ना होना पड़े, पर वो वीर को दोबारा से अपना डांस पार्टनर नहीं बनाएगी। शाम के वक्त सुमित तैयार होकर रायजादा मैंशन से बाहर जा रहा था। जब वो लिविंग एरिया से होते हुए गुजरा तो आरव उसे रोकते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो सुमित? आरव की बात सुनकर सुमित रुका और उसकी तरफ पलटते हुए बोला, क्यों? अब क्या मुझे इस घर से बाहर कदम रखने के लिए तुम्हारी भी परमिशन लेनी होगी? आरव सुमित के पास आकर पोलाइटली बोला, मैंने तुमसे नॉर्मली पूछा है सुमित, पर तुम इतना भड़के हुए क्यों हो? आरव की बात का सुमित ने और भी ज्यादा रूखे अंदाज में जवाब दिया, अच्छा, तुम मुझसे उम्र में छोटे होने के बावजूद भी मुझसे बड़ों की तरह सवाल कर सकते हो, और मैंने अगर तुम्हें एक बार छोटा भाई होने के नाते जवाब दिया तो मैं तुम्हें भड़का हुआ लग रहा हूँ?
आरव ने सुमित से शांत स्वर में कहा, इसमें उम्र की बात नहीं है सुमित। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुम मेरे भी भाई हो और मम्मा पापा की तरह मुझे भी तुम्हारी चिंता है। पिछले कुछ दिनों से तुम थोड़े खोए खोए से लग रहे हो, यहाँ तक कि तुम हम सबसे भी बहुत कम बातें करने लग गए हो। शायद तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हारे इस बिहेवियर से मम्मा पापा भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। इसलिए मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम पहले जैसे हो जाओ और हमसे अपनी हर बात डिस्कस करो। सुमित को कहीं ना कहीं आरव की फिक्र का अंदाजा था, पर उससे भी ज्यादा उसे आरव से एक अजीब तरह के कंपटीशन की फीलिंग भी थी, जो अभी हाल ही में उसके मन में आई थी। वो आरव की आंखों में देखते हुए बोला, लिसन, तुम मुझे कुछ ना ही समझाओ तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। आरव ने हैरानी से सवाल किया, क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब क्या और क्यों कर रहा हूँ? सुमित ने आरव को घूरते हुए कहा, नादान बनने की कोशिश मत करो आरव। मैं जानता हूँ कि तुम मम्मा पापा की नजरों में अच्छा बनने के लिए केयरिंग बनने का नाटक करते हो, पर मैं भी तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हें मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। सुमित की बात पर अब आरव को भी गुस्सा आने लगा था। वो अपने माथे पर तेज लाते हुए बोला, अच्छा, तुम्हें लगता है ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे मैं मम्मा पापा की गुड बुक्स में रह सकूं? चलो एक बार को मान भी लिया जाए कि ऐसा ही है, तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि ये सब करके मुझे क्या फायदा मिलेगा? सुमित आरव की आंखों में देखते हुए बोला, मम्मा पापा का बिजनेस और प्रॉपर्टी। आरव को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर सुमित को हुआ क्या था जो वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। वो बड़ी बड़ी आंखें करता हुआ चौंकते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना सुमित? ये ख्याल तुम्हारे दिल में आया भी कहां से? सुमित आरव पर थोड़ा हावी होते हुए बोला, मेरे सामने ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है आरव। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने बचपन से ही मम्मा पापा को अपनी तरफ कर रखा है, जिससे जब वक्त आए तो वो अपना बिजनेस और प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दें। मम्मा पापा को मुझसे तो किसी भी चीज की उम्मीद है नहीं, और इसी बात का फायदा तुम हमेशा से उठा रहे हो। पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम कभी भी अपने प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि अगर तुमने मेरा हक मारने की कोशिश भी करी तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। आरव सुमित की बात से भौचक्का रह गया था और उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा था। तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई, क्या बकवास कर रहे हो सुमित? जैसे ही सुमित ने पीछे देखा वो चौंक उठा, क्योंकि पीछे आरोही खड़ी गुस्से से उसकी ओर देख रही थी, जिसका मतलब ये था कि उसने सुमित और आरव की सारी बातें सुन ली थी। आखिर सुमित की बात का आरोही पर क्या असर पड़ेगा? क्या सुमित की गलतफहमी कभी दूर हो पाएगी? क्या आर्या को वीर से बेहतर अपने लिए कोई डांस पार्टनर मिल पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। आरोही को अपने सामने देखकर सुमित सकपका गया और नजरें नीची करके खड़ा हो गया। तभी आरोही उसके पास आकर थोड़ी सख्ती से बोली, ये सारी बातें तुम्हारे मन में कहां से आई सुमित? मुझे लगा था तुम्हें अपनी पढ़ाई की टेंशन थी, जिस वजह से तुम इतने दिन से परेशान रह रहे थे, पर मुझे नहीं पता था तुम्हारे मन में ये सब चल रहा था। सुमित ने आरोही की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ा उसकी बातें सुनता रहा। तभी आरोही ने गुस्से से आगे कहा, ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में कौन डाल रहा है? क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, इस घर में ऐसा कोई भी नहीं जो तुम्हें ऐसी फीलिंग भी आने दे। क्या तुम्हारे दोस्तों में से किसी ने तुम्हारे मन में ये गलतफहमी डाली है, या फिर ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है? सुमित थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, वो मम्मा, मेरे कहने का मतलब ये था कि। आरोही उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, क्या था तुम्हारी बात का मतलब? बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर हमारे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो तुम ये सब सोच बैठे। आज तक मैंने और विक्रम ने तुम तीनों बच्चों में कोई फर्क नहीं किया। मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हमें तुम पर भरोसा नहीं है, पर सच तो ये है कि आज तुमने ही ये बात साबित कर दी कि तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो। क्योंकि इतने टाइम बाद भी अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई है कि हम तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाते बल्कि तुम्हारी चिंता करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम एज पेरेंट्स एंड एज अ फैमिली फेल हो गए हैं। आरोही की बातें सुमित को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थीं, पर आरोही के गुस्से से भरे मूड को ध्यान में रखते हुए उसने आरोही को कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। तभी आरोही गुस्से से सुमित से बोली, ठीक है, अगर तुम हमारी फिक्र को पाबंदी समझते हो तो वही सही। आज के बाद तुम बिना हमारी परमिशन के कहीं भी नहीं जाओगे। सुमित ने हैरानी से आरोही की तरफ देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। तभी आरोही ने सुमित से कहा, चुपचाप अपने रूम में जाओ, और अब तुम तब तक वहीं रहोगे
जब तक मैं तुमसे बाहर आने को नहीं कहती। आरोही की बात सुनकर आरव भी थोड़ा घबरा गया। उसने आरोही से कुछ कहने की कोशिश की, पर आरोही उस वक्त इतना ज्यादा गुस्से में थी कि आरव उससे कुछ कह नहीं पाया, और ना ही सुमित। सुमित बिना कुछ कहे मुंह बनाता हुआ अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सुमित के वहां से जाने के बाद आरव आरोही से बोला, मम्मा, आपको सुमित के साथ इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए था। आरोही आरव से भी सख्ती से बोली, मैंने तुमसे कोई सजेशन नहीं मांगा, तुम भी अपने रूम में जाओ। आरोही के गुस्से के आगे आरव उससे कुछ कह नहीं पाया और चुपचाप अपने रूम में चला गया। आरोही गुस्से से तिलमिलाई हुई थी, पर साथ ही उसे सुमित की बहुत चिंता भी हो रही थी, क्योंकि सुमित ने आज उस घर में वो बात बोली थी जिसके बारे में आरोही ने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ दिनों बाद आर्या के स्कूल के ऑडिटोरियम में इंटर स्कूल कंपटीशन में होने वाली डांस परफॉर्मेंस की रिहर्सल्स चल रही थी। उस वक्त स्कूल के प्रिंसिपल और अमित सिंह भी स्टूडेंट्स की रिहर्सल्स देखने आए थे। सारी परफॉर्मेंसेस देखने के बाद जब डुएट परफॉर्मेंस की बारी आई, तब आर्या अपने एक नए डांस पार्टनर के साथ परफॉर्म करने आई। जब आर्या और उसके नए डांस पार्टनर ने अपनी परफॉर्मेंस स्कूल प्रिंसिपल को दिखाई, तो प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट्स के सामने अमित सिंह से कहा, अमित, मुझे नहीं लगता इस डांस परफॉर्मेंस से हम इंटर स्कूल कंपटीशन जीत पाएंगे। प्रिंसिपल की बात सुनकर आर्या चौंक उठी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि स्कूल प्रिंसिपल ऐसा क्यों बोल रहे थे, क्योंकि उसने कुछ ही दिनों में उस दूसरे डांस पार्टनर के साथ उस परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। आर्या से रहा नहीं गया और वो स्कूल प्रिंसिपल से बोली, व्हाट हैपेंड सर? क्या आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी? प्रिंसिपल ने बड़े ही पोलाइटली आर्या से कहा, ऐसा नहीं है आर्या, तुम हमारे स्कूल की सबसे ज्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट हो, पर बुरा मत मानना, अगर इस तैयारी के साथ तुम इंटर स्कूल कंपटीशन में जाओगी तो भले ही तुम फाइनल्स तक पहुंच भी क्यों ना जाओ, पर तुम्हारे ट्रॉफी जीतने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। आर्या अभी भी हैरानी से प्रिंसिपल को देखे जा रही थी। तभी प्रिंसिपल ने आगे कहा, एक्चुअली तुम जिस डांस फॉर्म का इस्तेमाल अपनी परफॉर्मेंस में कर रही हो वो बहुत ही आम है। देश में चल रहे हर डांस कंपटीशन में कोई ना कोई इस डांस फॉर्म को परफॉर्म कर रहा है। आई एम श्योर कि इंटर स्कूल कंपटीशन में भी मैक्सिमम डांसर्स यही डांस फॉर्म परफॉर्म करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम कुछ हट के परफॉर्म करने का ट्राई करो। आर्या को यकीन नहीं हो रहा था कि स्कूल प्रिंसिपल खुद उससे वही बात कह रहे थे जो वीर ने उससे कही थी। वीर भी वहीं मौजूद था, पर आर्या के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक बार वीर से नजरें मिला सके। तभी प्रिंसिपल अपनी जगह से उठते हुए अमित सिंह से बोले, अमित, मुझे लगता है तुम्हें फाइनल्स में परफॉर्म करने के लिए नए डांसर्स ढूंढ लेने चाहिए जो थोड़ा हटकर परफॉर्म कर सकें, तभी हमारा स्कूल ट्रॉफी जीतने लायक बन सकता है। इतना कहते हुए प्रिंसिपल वहां से चले गए। अमित सिंह को भी आर्या के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि आर्या ने उस परफॉर्मेंस के लिए बहुत मेहनत की थी, पर प्रिंसिपल के आगे वो कुछ कह नहीं सकते थे, जिस वजह से वो आर्या को हमदर्दी भरी नजरों से देखते हुए खुद भी वहां से लंच करने चले गए। धीरे धीरे ऑडिटोरियम से बाकी के स्टूडेंट्स भी लंच करने बाहर चले गए और अब सिर्फ वहां आर्या ही बाकी रह गई थी, जो मन में एक अफसोस लिए वहां बैठी थी। तभी अचानक वीर वहां आया और आर्या के पास आकर खड़ा हो गया। आर्या की आंखों में आंसू थे, पर जब उसने वीर को वहां देखा तो उसकी आंखों में हल्का गुस्सा भी आ गया और उसने चिढ़ते हुए वीर से कहा, आज बहुत खुश हो गए ना तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया। तुम मुझे गलत साबित करना चाहते थे, जो कि मैं हो चुकी हूँ। तो फिर अब यहाँ क्या करने आए हो, मेरी हालत पर हंसने के लिए? वीर ने बड़े ही पोलाइट अंदाज में आर्या से कहा, मैं तुम पर हंसने नहीं आया हूँ आर्या, बल्कि तुमसे ये कहने आया हूँ कि प्रिंसिपल ने तुमसे जो कहा वो गलत नहीं था। आर्या ने दोबारा से चिढ़ते हुए वीर की तरफ देखा कि तभी वीर ने आगे कहा, पर मैं तुम्हारे डांस फॉर्म या तुम्हारी परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं कर रहा। आर्या ने चौंकते हुए सवाल किया, तो फिर तुम किस बारे में बोल रही हो? वीर ने कहा, उस बात के बारे में कि तुमसे ज्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट इस स्कूल में और कोई भी नहीं है। वीर ने अभी अभी जो कहा था, आर्या को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। वो वीर को हैरान नजरों से घूरे जा रही थी। तभी वीर ने आर्या से कहा, तुम्हारा जो डांस फॉर्म है वो बुरा नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा ही कॉमन है। पर उस दिन भी मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम कॉमन पर्सन नहीं हो, इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो तुम्हारा पोटेंशियल है। आर्या ने शांत स्वर में वीर से कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? वीर ने जवाब दिया, अभी जो कर रही हो उससे कहीं ज्यादा बेहतर, क्योंकि तुम्हारा टैलेंट हम सबसे कहीं ज्यादा यूनिक है, इसलिए तुम्हारा डांस फॉर्म भी यूनिक होना चाहिए।
आर्या एकटक वीर को घूरे जा रही थी। तभी वीर ने वहां रखे ऑडियो सिस्टम पर एक नया ट्रैक बजाया जो आर्या के ट्रैक से एकदम अलग था। वो आर्या के पास आते हुए उससे बोला, एक पल के लिए तुम सब कुछ भूल जाओ, इंटर स्कूल कंपटीशन, प्रिंसिपल की बात, यहाँ तक कि मुझे भी। सिर्फ अपनी आंखें बंद करके उस दिन को याद करो जब तुमने पहली बार डांस किया था और पहली बार जब किसी ने तुम्हारा डांस देखकर ताली बजाई थी। इस म्यूजिक में अपनी उस याद को महसूस करो और फिर डांस करो। ये पूरा स्टेज तुम्हारा है। इतना कहकर वीर स्टेज से नीचे उतर गया और अब सिर्फ उस स्टेज पर आर्या खड़ी थी जो उसे एकटक देखे जा रही थी। तभी आर्या ने वीर की बातों पर ध्यान देते हुए अपनी आंखें बंद करीं और उस म्यूजिक को फील करने लगी। कुछ सेकंड्स तक म्यूजिक को फील करने के बाद आर्या के पैरों में खुद ब खुद हरकत होने लगी और फिर धीरे धीरे उसका पूरा शरीर भी उस म्यूजिक पर थिरकने लगा। आर्या उस ट्रैक की बीट पर झूमकर डांस करने लगी और उसे खुद भी पता नहीं चला कि कब उसका डांस फॉर्म बदल गया। आर्या डांस करती जा रही थी और वीर उसे एकटक देखे जा रहा था। तभी आर्या एक पॉइंट पर आकर थोड़ा डगमगाई कि तभी उसका किसी ने हाथ थामा। वो वीर था। अगले ही पल वीर और आर्या एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर डांस करने लगे। उस दिन से पहले आर्या ने खुद के अलावा किसी और के साथ डांस को उस तरह से एंजॉय नहीं किया था। वो दोनों अपनी ही धुन में डांस किए जा रहे थे और उन्हें म्यूजिक के अलावा अपने आसपास और कुछ भी फील नहीं हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने में इतना ज्यादा मसरूफ हो गए थे कि उन्हें पता भी नहीं चला था कि बाकी के स्टूडेंट्स और अमित सिंह लंच करके कब के वापस ऑडिटोरियम में आ चुके थे। जब उनका डांस खत्म हुआ और वहां मौजूद स्टूडेंट्स की तालियां पूरे ऑडिटोरियम में गूंज गईं, तब जाकर उनका ध्यान एक दूसरे से हटकर वहां मौजूद स्टूडेंट्स पर गया। अमित सिंह फटी आंखों से उन दोनों की तरफ देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो खुश होते हुए बोले, दिस इज कॉल्ड माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। अब तक तुम दोनों ने इसे कहाँ छुपा कर रखा था? मैं तो पहले ही चाह रहा था कि फाइनल्स में तुम दोनों ही परफॉर्म करो, लेकिन अब चाहे जो हो जाए, मैं फाइनल्स के लिए दूसरे किसी भी स्टूडेंट को नहीं चुनना चाहता। तुम दोनों ही फाइनल्स में परफॉर्म करोगे और इंटर स्कूल कंपटीशन भी जीतोगे। मैं खुद जाकर प्रिंसिपल से इस बारे में बात करूंगा। अमित सिंह का एक्साइटमेंट देखकर आर्या का खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौट आया और उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने पलटकर वीर की तरफ देखा जो खुद भी एक स्माइल के साथ उसे देख रहा था। आज आर्या के दिल में पहली बार वीर के लिए कोई नफरत या चिढ़ नहीं थी, बल्कि आज उसके दिल में वीर के लिए एक नई और अजीब सी फीलिंग अपनी जगह बना रही थी। दूसरी तरफ सुमित अपने दोनों दोस्त स्वरित और आशीष के साथ उसी कसीनो में बैठा था। जब से आरोही ने उसे फटकार लगाई थी, तब से वो पहले से और भी ज्यादा ही भावहीन महसूस करने लगा था। आज कई दिनों बाद वो घर से बाहर निकला था, क्योंकि उसने ये ठान लिया था कि अब वो आरोही और विक्रम की नजरों में खुद को साबित करके ही दिखाने वाला था। पर सुमित उस वक्त कॉलेज में था, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर खुद को साबित करने के लिए उसे ऐसा क्या करना चाहिए था। आरव अपने स्कूल के साथ साथ अपने स्टार्टअप पर भी काम कर रहा था, पर सुमित के पास अपना ऐसा कोई और काम नहीं था जिससे वो दुनिया में कुछ हटके कर पाता। उसने अपने मन की बात अपने दोनों दोस्तों से भी कही थी, जिसे सुनने के बाद स्वरित सुमित से बोला, देख सुमित, तू चाहे जो भी कर, पर आखिर में यही बात मायने रखती है कि तू कितना कमा रहा है। तभी आशीष स्वरित की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, ये तो क्या बात कर रहा है स्वरित? भला सुमित को कोई भी काम करने की क्या जरूरत? भूल मत, वो विक्रम रायजादा का बेटा है। स्वरित ने कहा, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट का ही बेटा क्यों ना हो, पर ये सारे मॉम डैड एक से ही होते हैं। जब तक कोई बेटा कमाने नहीं लग जाता, तब तक ये मॉम डैड लोग उसे काबिल नहीं समझते। इसलिए जितना जल्दी सुमित कमाना सीख जाएगा, उतना जल्दी ही इसे वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो इसे चाहिए। सुमित कुछ सोचते हुए बोला, पर मैं तो अभी स्टूडेंट ही हूँ, ना ही मेरे पास कोई डिग्री है और ना ही कोई जॉब एक्सपीरियंस। फिर भला मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूँ जिससे मुझे पैसे मिले? स्वरित एक हल्की स्माइल के साथ बोला, किसने कहा तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है? पिछली 2 बार से तूने इस कसीनो को लगभग कंगाल ही कर दिया था। भूल गया? तू अपनी किस्मत को दांव पे लगाकर ही पैसा कमा सकता है दोस्त, और उसके लिए तुझे किसी डिग्री की भी जरूरत नहीं है। सुमित थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, ये तो क्या बोल रहा है यार? भला मैं कसीनो से कितना ही पैसा कमा लूंगा, और क्या ये गलत नहीं होगा? स्वरित ने कहा, कुछ गलत नहीं होगा, और अगर गलत ही होता तो हर कंट्री में सबसे पहले स्टॉक मार्केट बंद होता, क्योंकि वो भी तो एक तरह का जुआ ही तो है। आखिर में सबको अच्छे पैसे ही कमाने होते हैं।
और अगर तुझे ये कसीनो छोटा लगता है तो मेरे पास ऐसे और भी कई तरीके हैं पैसे कमाने के लिए। बोल, सुनना चाहेगा? सुमित हैरानी से स्वरित को देखे जा रहा था, क्योंकि वो सच में जानना चाहता था कि आखिर वो कौन सा तरीका था जिससे वो ज्यादा पैसे कमा सकता था। क्या सुमित पैसे कमाने के लिए गलत रास्ते पर चलने वाला था? क्या सुमित की इस बात के बारे में आरोही और विक्रम को पता चल पाएगा? क्या आर्या और वीर की नजदीकियां बढ़ने वाली थीं? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बनी रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। सुमित को किसी भी हाल में आरोही और विक्रम के सामने खुद को साबित करना था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को राजी था। पर उसे ये नहीं पता था कि उसका वो जुनून आगे चलकर उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाला था। सुमित का दोस्त स्वरित उसे लेकर एक दूसरे क्लब में गया, जहां एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगी थी, जिस पर क्रिकेट मैच चल रहा था। वहां मौजूद लोग हाथों में शराब के ग्लासेस पकड़े मैच देख रहे थे। सुमित ने उस जगह को नजर घुमाकर देखा। वो क्लब बाकी क्लब्स के मुकाबले कुछ ज्यादा ही डार्क नजर आ रहा था, और साथ ही वहां आए लोग उससे उम्र में काफी बड़े थे। वो हैरान होते हुए स्वरित से बोला, ये तो मुझे कहां ले आया है, और ये सब लोग कर क्या रहे हैं? स्वरित ने एक हल्की स्माइल के साथ कहा, ये सब लोग बैटिंग कर रहे हैं। सुमित ने चौंकते हुए कहा, क्या कहा, बैटिंग? स्वरित बोला, हाँ, और तुझे जो मुकाम हासिल करना है वो तुझे सिर्फ बैटिंग ही हासिल करा सकती है। सुमित थोड़ा घबराते हुए बोला, नहीं यार, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। स्वरित उसे समझाते हुए बोला, इसमें ठीक लगने या ना लगने वाली कोई बात नहीं है सुमित। देख, तेरे डैड की कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कल क्या होने वाली है, इसका अंदाजा लगाकर ही उनके शेयर होल्डर्स शेयर खरीदते हैं ना। बस ये बैटिंग का खेल भी कुछ ऐसा ही है। अगली बॉल में क्या होने वाला है ये तुझे प्रेडिक्ट करना है, और अगर तेरा तुक्का सही निकला तो समझो लग गया छक्का। स्वरित उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर न जाने क्यों सुमित को वो सब करना ठीक नहीं लग रहा था। पर तभी स्वरित ने उसे दोबारा से उस बात के बारे में याद दिलाया जिस वजह से सुमित उसके साथ वहां आया था। सुमित के पास ना ही कोई खास टैलेंट था और ना ही वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि लाइफ में उसे करना क्या था। और यही वजह थी कि स्वरित के जरा सा बहकाने से सुमित उस जगह तक चला आया था। पर जब सुमित ने वहां मौजूद लोगों को अपनी आंखों से बैटिंग के पैसे जीतते देखा तो वो चौंक उठा, क्योंकि जितने पैसे उसने आज तक कसीनो में जीते थे उतना वहां मौजूद एक आदमी क्रिकेट मैच की हर एक बॉल में कमा रहा था। सुमित के मन में खुद को साबित करने का जुनून और पैसों का लालच दोनों जन्म ले चुका था, जिस वजह से उसने स्वरित की बात मानते हुए बैटिंग के खेल में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। सुमित का बर्ताव दिन पर दिन बदलता जा रहा था, जिससे आरोही और विक्रम दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान थे। पर विक्रम को आरोही ने अभी तक वो बात नहीं बताई थी जो उसके और सुमित के बीच उस रोज हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी विक्रम को इतना समझ आ रहा था कि कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से आरोही और सुमित के बीच एक खामोशी सी आ गई थी। और एक रोज जब सुमित पिछले कुछ दिनों की तरह उनके साथ डिनर करने नहीं आया था, तो विक्रम ने आर्या और रुंझुन के अपने अपने रूम्स में जाने के बाद आरोही से सवाल किया, ये सुमित को आखिर हो क्या गया है? पिछले कई सालों में मेरी और उसकी कितनी बार ही बहस हुई, पर कभी सुमित मुझसे इतना नाराज नहीं हुआ कि 2 दिनों से ज्यादा उखड़ा रहा हो। तो फिर इस बार ऐसा क्या हो गया जो वो पिछले काफी दिनों से किसी से बात नहीं कर रहा? विक्रम की बात सुनकर आरोही और आरव ने एक दूसरे की तरफ देखा, जिसे विक्रम ने भी नोटिस किया। विक्रम ने आरव से सवाल किया, आरव, सच सच बताना, कहीं तुम्हारी और सुमित की किसी बात को लेकर बहस तो नहीं हो गई? आरव ने दोबारा से आरोही की तरफ देखा, जिस पर विक्रम ने कहा, ये तुम बार बार अपनी मम्मा की तरफ क्यों देख रहे हो? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों मिलकर मुझसे कोई बात छुपा रहे हो? विक्रम के ऐसा बोलने पर आरोही ने उससे झूठ बोलते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है विक्रम। एक्चुअली सुमित अब कॉलेज में आ गया है, जिस वजह से वो खुद को काफी बड़ा समझने लगा है, और इस वजह से उसकी और आरव की कई बार छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है। क्योंकि आरव उससे छोटा है ना, इसलिए सुमित उस पर अपना रौब जमाने की कोशिश करता है। पर जब आरव पर उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ता तो इन दोनों में बहस हो जाती है। विक्रम कुछ सोचते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ, 2 भाइयों में अक्सर ऐसी छोटी मोटी बहस होती रहती है, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि हमारे दोनों बेटे आपस में कितनी भी बहस करें, पर उनमें एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो कभी कम नहीं होता। वरना आज की दुनिया में जिस भी घर में 2 बेटे होते हैं
वहाँ अक्सर प्रॉपर्टी और अपने हक को लेकर मन में खटास आ जाती है। विक्रम की बात सुनकर आरव और आरोही दोनों को अपने दिल में तकलीफ का एहसास हुआ, क्योंकि विक्रम नहीं जानता था कि वो जिस दुनिया की बात कर रहा था उसके बेटे उसी दुनिया का हिस्सा बनते जा रहे थे, जिसकी वजह सुमित अकेला ही था। तभी आरोही बात पलटते हुए विक्रम से बोली, छोड़ो ना ये सारी बातें विक्रम, तुम्हें पता है आर्या इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही है। कुछ ही दिनों में उसका कंपटीशन है। विक्रम खुश होते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी हमेशा से एक लीडर रही है, अपनी मम्मा की तरह। पर आरोही, मुझे उसकी पढ़ाई की बहुत चिंता होती है। देखो ना, ये उसका 12th है और मैं चाहता हूँ कि वो जो कुछ भी करे उसका असर उसके एकेडमिक्स पर ना पड़े। आरोही विक्रम को कन्विंस करते हुए बोली, उसकी पढ़ाई की तुम टेंशन मत लो विक्रम, मुझे आर्या पर पूरा भरोसा है। तुम देखना, वो अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर्स लाएगी। पर फिलहाल हमें इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। विक्रम ने हाँ में अपना सिर हिलाया और डाइनिंग टेबल छोड़कर अपने रूम में चला गया। उसकी वहां से जाते ही आरव आरोही से बोला, ममा, मैं जानता हूँ पापा के सामने आप सुमित के बारे में बात नहीं करना चाह रही थी, पर मुझे सुमित की बहुत चिंता हो रही है। पिछले कुछ दिनों से वो पहले से और भी ज्यादा शांत रहने लगा है। मैंने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, पर उस दिन के बाद से वो मुझसे कुछ ज्यादा ही उखड़ा उखड़ा रहने लगा है। आरोही फिक्र भरे अंदाज में बोली, मैं जानती हूँ बेटा, मैं भी पिछले कुछ दिनों से सुमित को नोटिस कर रही हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे लगता है हमें उसे थोड़ा टाइम और स्पेस देने की जरूरत है। क्या पता कुछ वक्त बाद वो वापस से पहले जैसा नॉर्मल बिहेव करने लगे। आरव ने सीरियस होते हुए जवाब दिया, आई होप आपकी बात सही हो ममा, पर कहीं ऐसा ना हो कि सुमित को टाइम और स्पेस देने के चक्कर में वो इतना दूर चला जाए कि हमें उसे वापस लाने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। इतना कहते हुए आरव डाइनिंग टेबल के पास से उठकर अपने रूम में चला गया और आरोही उसकी बात के बारे में सोचती रही। आर्या और वीर की जोड़ी ने फाइनल रिहर्सल्स वाले दिन पूरे स्कूल को चौंका के रख दिया था। साथ ही उनकी परफॉर्मेंस देखकर स्कूल के प्रिंसिपल भी बहुत खुश थे। आज कई दिनों के रिहर्सल्स के बाद फाइनली आर्या अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए जाने वाली थी। इंटर स्कूल कंपटीशन दिल्ली के एक मशहूर और ऐतिहासिक किले में होने वाला था, जहां दिल्ली के लगभग सभी बड़े स्कूल्स परफॉर्म करने वाले थे। आर्या और उसकी टीम अपनी स्कूल बस से उस किले पर जा पहुंची थी और पहले दिन वहां म्यूजिक कंपटीशन होना था, जिसमें आर्या के स्कूल की एक लड़की बतौर सिंगर परफॉर्म कर रही थी और लाइव म्यूजिक में वीर पियानो बजा रहा था। कंपटीशन शुरू होने पर सभी स्कूल्स ने वहां परफॉर्म किया और आखिर में सिर्फ 10 स्कूल्स ही सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट हुए, जिनमें से एक आर्या का स्कूल भी था। आर्या और उसकी टीम सेकेंड राउंड में सेलेक्ट होने पर बहुत ही ज्यादा खुश थे। वहीं आर्या और वीर की भी अब पहले से कहीं ज्यादा अच्छे से बात होने लगी थी। आर्या के दिल में वीर के लिए जो नफरत थी वो अचानक से खत्म हो चुकी थी और अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। पहली रात परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद अमित सिंह उन सभी स्टूडेंट्स को बाहर डिनर कराने ले गए थे। वो सब एक रेस्टोरेंट में बैठे सेकेंड राउंड में आने वाली खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे, पर वीर उन सब से थोड़ा दूर हटकर बैठा था। तभी आर्या उसके पास जाते हुए उससे बोली, तुम इतना दूर क्यों बैठी हो वीर? सबके साथ बैठकर एंजॉय क्यों नहीं कर रहे? वीर ने एक हल्की स्माइल के साथ आर्या को जवाब दिया, इसे तुम एंजॉय करना बोलती हो? ऐसा लग रहा है हम सब किसी फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की बर्थडे पार्टी में आए हैं। वीर की बात सुनकर आर्या भी उसके पास बैठते हुए बोली, वैसी बात तो तुम सही कह रहे हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? अमित सर थोड़े ओल्ड स्कूल टाइप हैं, उनके लिए पार्टी का मतलब ऐसा ही होता है। तभी वीर कुछ सोचते हुए आर्या से बोला, एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों इन्हें यहीं पार्टी करने दें और खुद कहीं दूसरी जगह पार्टी करने चलें? आर्या ने हैरानी से कहा, क्या? पर कहाँ? वीर ने आर्या को इशारा करते हुए अपने करीब बुलाया और धीरे से कहा, यहाँ पास ही मेरे एक फ्रेंड का क्लब है, सुना है वहाँ हर शाम डीजे रहीश परफॉर्म करता है। आर्या सरप्राइज्ड होते हुए बोली, क्या? डीजे रहीश? मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, पर हम यहाँ से क्या बोल के निकलेंगे? वीर ने कहा, वो तुम मुझ पे छोड़ दो, ये बताओ तुम मेरे साथ उस क्लब में चलना चाहोगी? आर्या ने बिना देर किए खुश होते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। वीर ने एक हल्की स्माइल के साथ कहा, ठीक है, तो फिर वैसा करो जैसा मैं कह रहा हूँ। ये कहने के बाद वीर ने धीमी आवाज में उसे कुछ समझाया। उसके बाद आर्या वॉशरूम चली गई। अमित सिंह बाकी स्टूडेंट्स के साथ उस रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे थे, जब अचानक से आर्या वॉशरूम से बाहर निकलकर उनके पास आकर बैठ गई। आर्या के पसीने छूट रहे थे
और उसका चेहरा एकदम लाल पड़ा था। अमित सिंह ने आर्या को नोटिस करते हुए कहा, अरे आर्या, ये तुम इतनी थकी हुई सी क्यों लग रही हो? आर्या ने अमित सिंह को जवाब दिया, पता नहीं सर, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। काफी वॉमिटिंग भी हुई है, लगता है फूड पॉइजनिंग हुई है। ये सुनकर अमित सिंह कंसर्न होते हुए बोले, क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, मैं तुम्हारी मदर को कॉल करता हूँ, वो अभी तुम्हें यहाँ से पिक कर लेंगी। आर्या उन्हें रोकते हुए बोली, नहीं सर, मम्मा पापा आरव और सुमित के साथ एक फैमिली फंक्शन में दिल्ली के बाहर गए हैं। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं कैब से घर चली जाऊंगी। अमित सिंह थोड़े परेशान होते हुए बोले, ऐसे कैसे कैब से चली जाओगी? इस तरह अकेले जाना ठीक नहीं है। अगर मेरे ऊपर बाकी के स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी ना होती तो मैं ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता। तभी वहां वीर आया, जो थोड़ी देर पहले से अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो आकर अमित सिंह से बोला, सर, मेरी मॉम मुझे लेने आई हैं। क्या मैं टीम के साथ वापस लौटने की जगह उनके साथ घर जा सकता हूँ? अमित सिंह ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। ये सुनकर वीर वहां से जाने लगा कि तभी अमित सिंह उसे रोकते हुए बोले, एक मिनट वीर, क्या तुम और तुम्हारी मॉम आर्या को उसके घर ड्रॉप कर सकते हो? एक्चुअली इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। वीर कंसर्न दिखाते हुए बोला, श्योर सर, कम आर्या। अमित सिंह के कहने पर आर्या वीर के साथ वहां से चली गई। रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर वीर और आर्या पार्किंग में गए, जहां सच में वीर का ड्राइवर उसकी कार लिए खड़ा था, पर उसके अंदर वीर की मॉम नहीं थी, क्योंकि जो कहानी उसने अमित सिंह को सुनाई थी वो असल में वीर और आर्या का उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलने का प्लान था। वीर की कार में बैठकर वो दोनों सीधा वीर के दोस्त के क्लब गए, जहां ढेर सारी कार्स पहले से खड़ी थीं। उस क्लब में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और वहां आसानी से किसी को एंट्री नहीं मिल रही थी, पर क्योंकि वो क्लब वीर के दोस्त का था, इसलिए उसे और आर्या को बहुत ही आराम से उस क्लब में एंट्री मिल गई। ये पहली बार था कि आर्या ऐसे किसी क्लब में पार्टी करने गई थी। जब वो दोनों क्लब के अंदर गए तो वहां वीर को सभी लोग जानते थे, क्योंकि वीर क्लब के ओनर के बेटे का दोस्त था। वहां का स्टाफ वीर को अलग से ट्रीट कर रहा था, और साथ ही आर्या को भी, क्योंकि वो उसके साथ वहां आई थी। वीर ने अपने और आर्या के लिए कुछ स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स मंगवाए और वो दोनों वहां का म्यूजिक एंजॉय करने लगे। पहली बार किसी ऐसे क्लब में जाने पर आर्या को बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था, पर साथ ही उसे वहां मजा भी आ रहा था। तभी वहां वो फेमस डीजे आकर म्यूजिक बजाने लगा, जिसकी आर्या फैन थी। वीर के कहने पर आर्या उसके साथ डांस फ्लोर में जाकर डांस करने लगी। आर्या को धीरे धीरे बहुत मजा आने लगा था और वीर भी उसकी कंपनी एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक आर्या और वीर एक स्टेप करते हुए एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ गए। आर्या का चेहरा वीर के चेहरे के एकदम पास था और वो वीर की आंखों में अपना आंख साफ देख पा रही थी। तभी अचानक आर्या का फोन वाइब्रेट हुआ, जिससे वो वीर से थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो गई। जब उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला तो उसे विक्रम का कॉल आ रहा था। ये देखकर आर्या घबरा गई, क्योंकि उसे लगा कि कहीं विक्रम उसे लेने स्कूल ना पहुंच गया हो। इसलिए वो अपना फोन लेकर उस शोर शराबे से थोड़ा दूर जाने लगी। लेकिन जब तक वो किसी शांत जगह पहुंचती तब तक विक्रम का कॉल कट चुका था। वो विक्रम को कॉल करने जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर उससे कुछ कदम दूर पड़ी, जहां उसने सुमित को दो लोगों के साथ क्लब के अंदर जाते देखा। ये देखकर आर्या चौंकते हुए बड़बड़ाई, सुमित यहाँ क्या कर रहा है? आखिर सुमित वहां क्या कर रहा था? क्या सुमित गलत रास्ते पर निकल पड़ा था? क्या आर्या वीर के साथ आकर किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाली थी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बनी रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। सुमित को उस क्लब में जाता देख आर्या काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सुमित ऐसी किसी जगह पर जाता होगा। वैसे भी जब से सुमित ठीक हुआ था तब से आरोही और विक्रम उसे लेकर कुछ ज्यादा ही फिक्र में रहते थे और उस पर थोड़ी नजर बनाए रहते थे। आरव और आर्या ने भी सुमित को सोशली इतना एक्टिव कभी नहीं देखा था। घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, सुमित की बस यही जिंदगी थी। लेकिन आज इस क्लब में सुमित को देखकर आर्या का मन ये जानने के लिए उतावला हो रहा था कि आखिर सुमित वहां क्या करने आया था। उसने अपने कदम क्लब के उस हिस्से की ओर बढ़ाए जहां से सुमित क्लब की पहली मंजिल की तरफ गया था, पर तभी वो अचानक से रुक गई, क्योंकि सुमित के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आर्या को डर था कि अगर वो सुमित के सामने गई तो कहीं सुमित उससे भी ये ना पूछ बैठे कि वो उस क्लब में क्या कर रही थी। आर्या बिना किसी को कुछ बताए वीर के साथ उस क्लब में गई थी
और अगर ये बात सुमित या उसके घर वालों को पता चल जाती तो वो खुद बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकती थी। इसलिए उसने सुमित के पीछे जाने का इरादा छोड़ दिया। तभी अचानक वीर वहां आते हुए आर्या से बोला, क्या हुआ आर्या, तुम यहाँ क्यों चली आई? सब ठीक तो है ना? आर्या ने वीर से कहा, पापा का कॉल आ रहा है, उन्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ आई हूँ। आई थिंक मुझे घर जाना पड़ेगा। वीर को आर्या के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी, इसलिए वो उससे बोला, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। इतना कहते हुए वीर आर्या को अपनी कार से रायजादा मेंशन ड्रॉप करने के लिए निकल गया। उस क्लब की पहली मंजिल के हॉल में एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी जिस पर लाइव क्रिकेट मैच चल रहा था और सुमित वहां कुछ लड़कों के साथ एक बड़ी सी टेबल के पास बैठा था। उस टेबल पर कुछ पेपर शीट्स रखी थीं, जिन पर वो लड़के कुछ लिख रहे थे। तभी वहां बैठा एक लड़का बोला, अगली बॉल पर विराज का चौका और उस पर मेरे 5,000। तभी सुमित का दोस्त स्वरित स्क्रीन पर देखते हुए बोला, अगली बॉल पर विराज का विकेट और उस पर मेरे 20,000। वहां बैठे बाकी सब लड़कों ने भी अपना अपना प्रेडिक्शन लगाया, पर किसी का भी प्रेडिक्शन स्वरित के पक्ष में नहीं था। तभी वहां बैठा एक लड़का स्वरित का मजाक बनाते हुए बोला, विराज का खेल देख रहा है, आज ये इसी तरह रुकने नहीं वाला। मेरी सलाह है, इतना जल्दी इतना ऊंचा मत उड़, नहीं तो गिरने पर बहुत दर्द होगा। स्वरित ने उस लड़की की बात का कोई जवाब नहीं दिया कि तभी उसके बगल में बैठा सुमित उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, ये कुछ ज्यादा नहीं है स्वरित, अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास अभी जितने भी पैसे हैं वो खत्म हो जाएंगे। स्वरित ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए जवाब दिया, रुक जा, अगली बॉल पर सब क्लियर हो जाएगा। सबकी नजर एलईडी स्क्रीन पे थी कि तभी बॉलर ने उस ओवर की आखिरी बॉल फेंकी, जिस पर बैट्समैन ने जोर से बल्ला घुमाया। बॉल हवा में थी और वहां बैठे सभी लोगों की सांसें मानो थम सी गई थीं। तभी क्रिकेट फील्ड पर मौजूद एक फील्डर ने उस बॉल को बड़े ही आराम से कैच कर लिया और अंपायर ने अपनी उंगली उठाते हुए विकेट गिरने की घोषणा की। वहां बैठे सभी लड़के अपने हाथ अपने सिर पर रखते हुए अफसोस करने लगे, पर वहां बैठा स्वरित जोर जोर से सीटियां मारने लगा। वहां बैठे सभी लड़कों ने स्वरित को बेट के पैसे दिए। स्वरित सुमित को वो पैसे दिखाते हुए बोला, देखा सुमित, मैंने तेरी आज कितनी कमाई करवा दी। सिर्फ 40,000 रुपए लगाकर पूरे 1 लाख रुपए मिले हैं। इसे हम 50-50 करेंगे। सुमित को वो सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने चुपचाप स्वरित से पैसे ले तो लिए, पर अभी भी उसके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही थी। स्वरित हैरानी से सुमित से बोला, क्या हुआ यार, मैंने तुझे 30,000 का प्रॉफिट कमा के दिया और तू खुशी नहीं लग रहा? सुमित कुछ सोचते हुए बोला, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा स्वरित, इस तरह से मैं पैसे नहीं कमाना चाहता। ऊपर से इतनी छोटी रकम का मैं क्या करूंगा? भूल मत, मेरे पापा इंडिया के टॉप बिजनेसमैन हैं और इससे ज्यादा पैसे तो मेरे घर में काम कर रहे ड्राइवर को मिलते हैं। स्वरित मुंह बनाते हुए बोला, तुम बड़े लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, कितने भी पैसे कमा लो हमेशा कम ही लगते हैं। अगर तुझे कम समय में ज्यादा पैसे कमाने हैं तो फिर एक ही चारा बचता है, ट्रेडिंग। सुमित ने हैरानी से पूछा, किस चीज का ट्रेडिंग? स्वरित ने अपना फोन निकालकर सुमित को दिखाते हुए बोला, ये देख, कल मैंने शेयर्स में एक छोटा अमाउंट लगाया था और आज देख इस शेयर्स की कीमत क्या हो गई है। इंडिया में शेयर्स का एक ही ऐसा धंधा है जो कम समय में लोगों को ज्यादा पैसे कमा के दे सकता है, और वो भी पूरे लीगल तरीके से। और तू तो वैसे भी विक्रम रायजादा का बेटा है, ट्रेडिंग तेरे खून में है, तू बड़े आराम से पैसे कमा सकता है। सुमित को स्वरित की बात अच्छी लगी। वो बोला, तू सही कह रहा है यार, पर मुझे इसके बारे में ठीक से कुछ पता नहीं है। स्वरित उसे उम्मीद देते हुए बोला, तो फिक्र क्यों करता है, तुझे बस एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत है, बाकी मैं हूं ना तुझे समझाने के लिए। ये कहकर स्वरित उसे समझाने लगा। सुमित को स्वरित की बात में काफी इंटरेस्ट था, पर जो अमाउंट उसने बताया था वो सुमित के हिसाब से काफी बड़ा था। आखिर में सुमित ने विक्रम से उसके ट्रेडिंग के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे मांगने का इरादा बनाया। इधर वीर की कार रायजादा मेंशन के बाहर आकर रुकी। आर्या ने वीर से कहा, आई एम सॉरी वीर, आज मैं तुम्हें अपने घर के अंदर इनवाइट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मम्मी या पापा को किसी भी तरह इस बात पर शक हो कि मैं स्कूल जाने के बजाय तुम्हारे साथ कहीं बाहर गई थी। वीर ने एक हल्की स्माइल के साथ कहा, इट्स ओके आर्या, फिर कभी। आर्या ने वीर को गुड बाय कहा और वीर अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। आर्या अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए वीर की कार को जाते देख रही थी। न जाने कैसे, पर उसके दिल में वीर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था और उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा था। आर्या उस स्माइल के साथ घर के अंदर दाखिल हुई
जहां डाइनिंग हॉल में उसने आरोही, विक्रम और आरव को बैठे देखा। आर्या को देखकर विक्रम थोड़ा फिक्र करते हुए बोला, तुम कहाँ थी बेटा? मैंने तुम्हें कॉल भी किया पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। आर्या उनके पास जाते हुए बोली, सॉरी पापा, मेरा फोन साइलेंट मोड पर था, जिस वजह से मुझे आपका कॉल आया था वो पता नहीं चला। इतना कहते हुए आर्या उनके साथ डाइनिंग टेबल के पास बैठते हुए बोली, एक्चुअली अमित सर आज हम सबको डिनर के लिए ले गए थे। तभी रुंझुन भी वहां आकर उनके साथ बैठ गई और आर्या से बोली, वो सब छोड़, ये बता आज इंटर स्कूल कंपटीशन में क्या हुआ? आर्या एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, आज तो कमाल ही हो गया, हमारे स्कूल ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हम सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। विक्रम आर्या को बधाई देते हुए बोला, कांग्रेट्स प्रिंसेस, मुझे पता था तुम जरूर सेलेक्ट होगी। सॉरी, मैं और आरोही आज आ नहीं पाए क्योंकि आज हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी। कल हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने आ पाए, लेकिन अगर हम नहीं आ सके तो आरव और रुंझुन जरूर आएंगे। तभी आरोही ने कहा, और हाँ, सुमित भी आएगा। आरोही की बात सुनकर विक्रम बोला, वैसे सुमित है कहाँ? इतनी देर हो गई अभी तक आया नहीं। सुमित का नाम सुनकर एक पल के लिए आर्या के मन में आया कि वो विक्रम और आरोही से कहे कि उसने सुमित को क्लब में देखा था, पर तभी वो बोलते बोलते रुक गई क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि ऐसा करने से उस पर भी सवाल उठ सकते थे। आरोही ने विक्रम की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने उसे कॉल किया था, वो अपने दोस्त के घर ग्रुप स्टडीज के लिए गया है। कुछ ही हफ्तों में उसके एग्जाम्स आने वाले हैं ना, इसलिए। आरोही की बात से आर्या समझ गई थी कि सुमित घर पे झूठ बोलकर गया था, पर उसने उस बारे में ज्यादा सोचना जरूरी नहीं समझा क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में अपनी ही दुनिया चल रही थी। उन सब ने साथ में डिनर किया और फिर आर्या अपने कमरे में आई। तभी उसके पीछे पीछे रुंझुन भी वहां आ गई और आर्या के रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। रुंझुन को ऐसा करते देख आर्या ने हैरानी से कहा, क्या हुआ रुंझुन, तू दरवाजा क्यों बंद कर रही है? रुंझुन आर्या की तरफ एक शरारती मुस्कान के साथ देखते हुए बोली, क्या चल रहा है ये सब? आर्या को रुंझुन की बात समझ में नहीं आई। क्या चल रहा है मतलब? रुंझुन आर्या के पास आकर धीरे से बोली, मैंने खिड़की से देखा, तुम वीर की कार से उतर रही थी, वो यहाँ क्या कर रहा था? रुंझुन के मुंह से वीर का नाम सुनकर आर्या सकपका गई, पर रुंझुन ने उसे अपनी आंखों से वीर के साथ घर के बाहर देखा था, जिस वजह से उसने रुंझुन से झूठ बोलना सही नहीं समझा। वो बोली, मैं तुझे सब बताती हूँ, पर प्लीज तू इस बारे में घर पे किसी से ना बताना। आर्या ने रुंझुन को सारी बात बताई। सब कुछ सुनने के बाद रुंझुन एक्साइटेड होते हुए बोली, क्या तुम और वीर क्लबिंग के लिए गए थे? वाओ! आर्या उसे शांत कराते हुए बोली, धीरे बोल, कोई सुन लेगा। रुंझुन अपनी आवाज धीमी करते हुए बोली, अरे वाह आर्या, कल तक तुम्हें वीर का नाम तक पसंद नहीं था और आज तुम दोनों डेट पर गए थे। आर्या चौंकते हुए बोली, मैं उसके साथ कोई डेट वेट पर नहीं गई थी, वो बस हम दोनों ऐसे ही। और रही बात उसे पसंद या नापसंद करने की, तो पहले मुझे वीर को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां थी, पर वीर इज रियली अ नाइस गाय। शायद मैं ही उसे नहीं पहचान पाई थी। रुंझुन एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना बोल लो, पर मुझे तुम्हारी आंखों में उस नाइस गाय के लिए कुछ और पकता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्या चिढ़ते हुए बोली, ओहो बस यार रुंझुन, मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं तेरी फालतू की बातों में नहीं आने वाली, मुझे सोने दे। रुंझुन मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, सो जा, इस बारे में हम कल बात करेंगे, पर बात करेंगे जरूर। इतना कहते हुए रुंझुन आर्या के कमरे से बाहर चली गई। आर्या को रुंझुन की बात का जवाब देने का मन तो कर रहा था, पर कहीं ना कहीं उसे रुंझुन की बातें इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी। वो फ्रेश होकर अपने बेड पर लेटकर रुंझुन की बातों के बारे में ही सोच रही थी। रह रहकर उसे वो शाम याद आ रही थी जो उसने वीर के साथ बिताई थी। उसे उस पल को याद करके काफी अच्छा महसूस हो रहा था जब वो वीर के साथ उस क्लब में गई थी। कहीं ना कहीं उसके दिल में कुछ ऐसे अरमान जागने लगे थे जिनके बारे में उसे ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वो जो भी एहसास था, आर्या को वो एक अजीब सा सुकून पहुंचा रहा था। इधर विक्रम रात के वक्त अपने स्टडी रूम में बैठा ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। तभी वहां सुमित आया। सुमित को देखकर विक्रम बोला, अरे सुमित, तुम कब आए? सुमित ने कहा, बस अभी आया पापा। विक्रम ने कहा, तुमने फिर से घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है, ये देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है बेटा, पर यूं देर रात तक बाहर रहना ठीक नहीं है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, अपने दोस्तों को यहीं बुलाकर ग्रुप स्टडी कर लिया करो। सुमित ने धीरे से कहा,
जैसा आप कहें पापा। इतना कहकर सुमित शांत होकर वहीं खड़ा रहा। विक्रम ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो? सुमित हिम्मत करते हुए बोला, पापा, मैं अगर आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे मना तो नहीं करेंगे ना? विक्रम सुमित की बात सुनकर हैरान था, पर फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है बेटा, तुम्हें मुझसे कुछ भी मांगने की क्या जरूरत है? सुमित हिम्मत करते हुए बोला, मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ पापा, उसके लिए मुझे 5 लाख रुपयों की जरूरत है। सुमित की बात सुनकर विक्रम के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई और वो सीरियस नजरों से सुमित को घूरने लगा। क्या विक्रम सुमित को ट्रेडिंग करने के लिए पैसे देगा? अगर सुमित को पैसे नहीं मिले तो क्या होगा? कहीं आर्या सच में वीर से प्यार तो नहीं करने लगी थी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।